नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी दिन भर की देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान पर निशाना, कहा आतंकवाद को मदद देने वाले देशों को भी ठहराया जाए दोषी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका देशों के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, इस महामारी के बाद की वैश्विक स्थिति समेत आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर भारत का दृष्टिकोण रखा। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए हुए कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और IMF तथा WTO जैसे संगठन में सुधार की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक सुधार प्रक्रिया शुरू की है। यह अभियान इस विश्वास पर आधारित है कि एक आत्मनिर्भर भारत इस महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक मजबूत योगदान दे सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाने की खबरों से बेचैन हुए व्यापारी, CTI ने बुलाई महापंचायत। जी हां दोस्तों, इस महामारी के लगातार बढ़ते प्रकोप के चलते दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाए जाने की बातें सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस महामारी से प्रभावित इलाकों में वायरस की रोकथाम के लिए फिर से लॉकडाउन लगाने के संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। सरकार के प्रस्ताव भेजने के बाद बाजार बंद होने की खबरें आने से दिल्ली के व्यापारियों में भी जबरदस्त बेचैनी शुरू हो गई है। इसी को लेकर व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने एक महापंचायत की मीटिंग बुलाई है। दोस्तों CTI ने बुधवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए व्यापारियों की महापंचायत बुलाई है, जिसमें दिल्ली के 200 व्यापारिक संस्थाएं हिस्सा लेंगी। CTI के चेयरमैन ब्रजेश गोयल एवं अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि मीटिंग में सभी मार्केट एसोसिएशन के बाजारों में बढ़ रही भीड़ के साथ साथ हो रही लापरवाही पर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेलवे ने छठ पर श्रद्धालुओं को घर पहुंचाने के लिए बनाया प्लान, चलाई नई स्पेशल ट्रेनें। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कारण नियमित ट्रेनें रद्द हैं और उनकी जगह स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। त्योहारी सीजन में खासकर छठ पूजा पर लोगों को अपने घरों तक जाने में परेशानी ना हो, इसके लिए भारतीय रेलवे विशेष रेल मुहैया करवा रहा है। दोस्तों रेलवे ने लोगों को परेशानी से बचाने के लिए इस बार 284 ट्रेनों से 3 गुना ज्यादा फेरे लगाने का प्लान बनाया है। पिछले साल उत्तर प्रदेश ने 82 जोड़ी ट्रेनों के कुल 1063 फेरे लगाए थे, जबकि इस साल इस महामारी संक्रमण के कारण 284 जोड़ी ट्रेनों के 3237 फेरे लगाए जाएंगे। पिछले साल के मुकाबले इस साल ट्रेनें 2174 फेरे ज्यादा लगाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दाढ़ी वाले डॉक्टरों के लिए खुशखबरी, इस महामारी से बचाएगा सिंह ठट्टा। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा बनाया गया नया रेस्पिरेटर मास्क चिकित्सकीय परीक्षणों में प्रभावी साबित हुआ है। यह मास्क इस महामारी ड्यूटी पर तैनात दाढ़ी वाले डॉक्टरों के चेहरे पर बिल्कुल फिट बैठता है। इस मास्क को सिंह ठट्टा नाम दिया गया है। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर के प्रोफेसर गुरच रंधावा और डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह ने सिख, यहूदी और मुस्लिम समुदाय से संबंधित दाढ़ी रखने वाले डॉक्टरों की समस्या के बारे में कई शिकायतें मिलने के बाद समाधान ढूंढने पर काम शुरू किया। इस मास्क के चलते अब दाढ़ी रखने वाले डॉक्टरों को दाढ़ी कटाने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बढ़ रहे इस महामारी के केस तो नोएडा में शुरू हुई तैयारी, बॉर्डर पर होगी रैंडम टेस्टिंग। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में इस महामारी के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नोएडा में भी प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों दिल्ली और नोएडा के बीच हजारों की संख्या में हर दिन लोगों का आना जाना होता है, जिस वजह से नोएडा प्रशासन ने भी कुछ एहतियाती कदम उठाने का फैसला लिया है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने यह बात स्वीकार की है कि क्रॉस बॉर्डर आवागमन के चलते जिले में इस महामारी के संक्रमण बढ़े हैं। यही वजह है कि उन्होंने इससे निपटने के लिए एक ठोस प्लान बनाया है। दरअसल दोस्तों गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास LY ने इसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक जिले में इस महामारी संक्रमण को रोकने के लिए अब क्रॉस बॉर्डर संक्रमण को देखते हुए नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर के सभी इंस्टीट्यूशनल्स को एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत क्रॉस बॉर्डर आवागमन करने वालों पर
खास नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेजन ने ऑनलाइन फार्मेसी बिजनेस में रखा कदम, इंडस्ट्री में मचेगी उथल पथल। जी हां दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने अब अमेरिका में ऑनलाइन फार्मेसी बिजनेस में कदम रख दिया है, यानी कि अब अमेजन से दवाइयां भी ऑनलाइन मंगाई जा सकती है। दोस्तों माना जा रहा है कि अमेजन कंपनी के इस फैसले से फार्मेसी बिजनेस में उथल पुथल मचना तय है। अमेजन के इस फैसले के कारण अमेरिका में सीवीसी और वेलग्रीन्स जैसे बड़े स्टोर प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों अमेजन का कहना है कि वह क्रीम, पिल्स और इंसुलिन जैसी सामान्य दवाएं ही बेचेंगी। जिन्हें भी इन दवाओं को खरीदना होगा उन्हें अमेजन की वेबसाइट पर प्रोफाइल सेटअप करना होगा और उस पर डॉक्टर की पर्ची को भेजना होगा। उसके बाद में उनको दवाइयां मिल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरबीआई का बड़ा ऐलान, लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक के साथ होगा विलय। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से मोरेटोरियम में डाले गए लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि लक्ष्मी विकास बैंक का डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय होगा। इससे पहले मोरेटोरियम लागू करते हुए आरबीआई ने कहा था कि बैंक के रिवाइवल का कोई दमदार प्लान नहीं होने के कारण यह फैसला लेना पड़ा। वहीं आरबीआई ने बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर भी सीज कर दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए लक्ष्मी विलास बैंक को पहले मोरेटोरियम में डालने और फिर डीबीएस बैंक के साथ विलय का फैसला लेना पड़ा। दोस्तों विलय स्कीम का ऐलान करते हुए आरबीआई ने कहा कि डीबीएस बैंक 2500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा ताकि नई इकाई के क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट मिल सके। लक्ष्मी विलास बैंक पर लागू किया गया मोरेटोरियम यस बैंक से अलग है। दरअसल दोस्तों यस बैंक के रिकंस्ट्रक्शन के लिए मोरेटोरियम लागू किया गया था, लेकिन लक्ष्मी विलास बैंक के मामले में केंद्रीय बैंक ने दबाव बनाकर डीबीएस बैंक के साथ विलय कराने का ऐलान कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में इस महामारी को लेकर राहत, कम हुए नए मामले, 24 घंटे में आए केवल इतने मरीज। जी हां दोस्तों, भारत में इस महामारी वायरस के संक्रमण के एक दिन में सामने आने वाले नए मामलों की संख्या 4 महीने बाद 30,000 से नीचे रही है और इसके साथ ही भारत में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 88,74,000 हो गई है। हालांकि दोस्तों इनमें से स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 82,90,000 से ऊपर है। वहीं दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को अद्यतन आंकड़ों में यह जानकारी दी है। इससे पहले दोस्तों संक्रमण के एक दिन में सामने आए नए मामलों की संख्या 15 जुलाई को 30,000 से नीचे रही थी। उस समय नए मामलों की संख्या 29,429 दर्ज की गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली वालों के लिए आज राहत की सांस, बारिश ने दी जहरीले स्मोग से राहत। जी हां दोस्तों, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पर्यावरण की सेहत आज बेहद अच्छी है। आज दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में AQI 200 से नीचे रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI सीवर के मॉडरेट स्तर पर आ गया है। दोस्तों मंगलवार की सुबह लगभग 1 महीने बाद दिल्ली वालों को इतनी साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला। तेज हवाओं के चलने और आसपास के इलाकों में बारिश के कारण दिल्ली में साफ हवा हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का बड़ा दावा, पाकिस्तानी सेना में कुछ लोगों का था अल-कायदा से संबंध। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि उन्होंने एटमाबाद में ओसामा बिन लादेन के ठिकाने पर छापा मारने के अभियान में पाकिस्तान को शामिल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह खुला रहस्य था कि पाकिस्तान की सेना खासकर उसकी खुफिया सेवा में कुछ तत्वों के तालिबान और संभवतः अल-कायदा से भी संबंध थे और वे कई बार अफगानिस्तान एवं भारत के बीच सामरिक पूंजी के तौर पर इनका इस्तेमाल करते थे। ओबामा ने ए प्रोमिस्ड लैंड नामक अपनी किताब में राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल में एटमाबाद में मारे गए छापे की जानकारी दी। अमेरिकी कमांडो के इस छापे में दुनिया का सर्वाधिक वांछित आतंकवादी लादेन 2 मई 2011 को मारा गया था। उन्होंने बताया कि इस अत्यधिक खुफिया अभियान का तत्कालीन रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स और पूर्व उपराष्ट्रपति एवं मौजूदा निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विरोध किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO प्रमुख ने कहा इस महामारी की वैक्सीन अकेले महामारी को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के प्रमुख ने कहा है कि एक वैक्सीन खुद इस महामारी को रोक नहीं सकती। दोस्तों सामने आने के बाद से इस महामारी की महामारी लगातार बढ़ती ही जा रही है और अब तक 5 करोड़ 40 लाख से अधिक लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। यही नहीं, करीब 13 लाख लोगों को इसके कारण जान गंवानी पड़ी है। दोस्तों WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम
एडोनोम गेब्रेयेसस ने कहा कि एक वैक्सीन हमारे पास मौजूद अन्य टूल्स के पूरक का काम करेगी, यह उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकती। WHO ने शनिवार के आंकड़ों के अनुसार UN हेल्थ एजेंसी को 6,60,000 नए केस आए जाने की रिपोर्ट सौंपी है। इससे पहले दोस्तों 6,45,000 नए केस आए थे, जो कि रिकॉर्ड है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट पर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा अब गठबंधन कर चुनाव लड़ना भी हुआ एंटी नेशनल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गुपकार एयरलाइंस पर तीखा हमला करते हुए इसे अपवित्र गठबंधन करार दिया और कहा कि यह गठजोड़ जम्मू कश्मीर को आतंक एवं घोटाले के युग में ले जाना चाहता है। इसे गुपकार गैंग करार देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अगर देश की भावनाओं को समझकर काम नहीं किया गया तो लोग उसे डुबो देंगे। उनके निशाने पर कांग्रेस भी रही। दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को आतंकवाद व अस्थिरता के दौर में ले जाना चाहती है। बीजेपी नेता की टिप्पणी पर अब महबूबा मुफ्ती ने भी पलटवार कर दिया है। दरअसल दोस्तों पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी गुपकार अलायंस में शामिल दलों को राष्ट्र विरोधी की तरह पेश कर रही है। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि बीजेपी खुद तो सत्ता की भूख में है, किसी भी गठबंधन कर लेती है किसी से भी, लेकिन अगर कोई अन्य गठबंधन बनाता है तो वह इसे इस तरह पेश किया जाता है कि वह राष्ट्र के विरुद्ध है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब जनवरी से अनिवार्य होगा फास्टैग लगवाना। जी हां दोस्तों, जनवरी से देश के सभी नेशनल हाईवे यानी कि NHAI के टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हर 4 व्हीकल में फास्टैग चिप के जरिए ही टोल का भुगतान हो सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस सिस्टम के जरिए दिसंबर तक 100% टोल कलेक्शन फास्टैग के जरिए ही हो, कैश का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया जाए। फिलहाल दोस्तों नेशनल हाईवेज पर 80% टोल कलेक्शन फास्टैग के जरिए हो रहा है। इसलिए अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है तो आप भी नेशनल हाईवे पर जाते हैं तो जल्दी से लगवा लीजिए, अन्यथा आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सभी बड़े रिटेल प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन, पेटीएम, स्नैपडील से आप फास्टैग खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बैंक से भी फास्टैग ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा भारतीय रईस ठाट बाट में राजाओं और मुगलों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी नई किताब में भारतीय उद्योगपतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने ठाट बाट में राजाओं और मुगलों को भी पीछे छोड़ दिया है, जबकि लाखों लोग अभी भी भारत में बेघर हैं। दोस्तों अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे ओबामा ने अपनी नवीनतम किताब अ प्रोमिस्ड लैंड में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ अपनी मुलाकात और अनौपचारिक बातचीत का जिक्र करते हुए भारतीय उद्योगपतियों पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि देश भर में लाखों लोग गंदगी में रह रहे हैं, अकालग्रस्त गांव या फिर बदहाल झुग्गी बस्तियों में जीवन बसर कर रहे हैं। वहीं भारतीय उद्योग के महारथी ऐसा जीवन जी रहे हैं कि इससे राजाओं और मुगलों को भी ईर्ष्या हो जाए। वहीं भारत पाकिस्तान मुद्दे के लोगों को प्रभावित करने की राजनीति पर ओबामा ने लिखा कि पाकिस्तान के प्रति शत्रुता भाव व्यक्त करना राष्ट्र को एकजुट करने का सबसे आसान रास्ता है। ढेर सारे भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए देश ने परमाणु हथियार कार्यक्रम विकसित किया। उन्हें इस हकीकत की कोई परवाह नहीं है कि किसी भी तरह से कोई चूक क्षेत्र का विनाश कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल हुआ शुरू। जी हां दोस्तों, वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने सोमवार को घोषणा की है कि उसने इस महामारी के लिए भारत की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षणों को शुरू कर दिया है। फेज 3 के ट्रायल में पूरे भारत से 26,000 स्वयंसेवक शामिल किए गए हैं। इसका संचालन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के साथ मिलकर किया जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हैदराबाद स्थित कंपनी ने कहा कि इस महामारी वैक्सीन के लिए यह भारत का पहला तीसरा चरण प्रभावकारिता अध्ययन है और अब तक का सबसे बड़ा तीसरा चरण प्रभावकारिता परीक्षण है। परीक्षण में शामिल स्वयंसेवकों को लगभग 28 दिनों के भीतर 2 वैक्सीन के इंजेक्शन दिए जाएंगे। प्रतिभागियों को कोवैक्सीन या फिर प्लेसबो स्वेच्छा से दिया जाएगा। दोस्तों परीक्षण डबल ब्लाइंडेड कर दिया गया है, यानी कि जांचकर्ता, प्रतिभागियों और कंपनी को यह पता नहीं होगा कि किस समूह का किस प्रकार से टीकाकरण हुआ है। यानी दोस्तों अगर सब कुछ सही रहा तो नए साल की शुरुआत में भारत को नई वैक्सीन मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, संपूर्ण भारत का जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे का मौसम समाचार। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में मध्यम से भारी बारिश के बीच में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा भी
दर्ज की गई। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली है, जबकि दोस्तों ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी हुई है। वहीं दोस्तों पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हुई। बिहार और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट वर्षा हुई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा जारी रहने के आसार हैं। तमिलनाडु के बाकी हिस्सों और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों दक्षिणी कर्नाटक और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि दोस्तों उत्तर भारत समेत देश के शेष राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर आई सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट, जान लीजिए क्या है नए दाम। जी हां दोस्तों, भारत में इस वैक्सीन को लेकर सकारात्मक खबरों के बीच सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। वैश्विक बाजार में आज सोने और चांदी के वायदा और हाजिर दोनों कीमतों में गिरावट देखने को मिली। भारतीय बाजार की बात की जाए तो भारतीय बाजार में आज सोना 70 रुपए की गिरावट के साथ 50,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना 1886.20 डॉलर प्रति औंस पर रहा। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की कीमतों की बात की जाए तो भारत में आज चांदी 121 रुपए की गिरावट के बाद 63,570 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही थी, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 24.80 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेएनयू का नाम बदलने की मांग पर आया संजय रावत का रिएक्शन, बीजेपी को दे दी नसीहत। जी हां दोस्तों, भाजपा महासचिव सीटी रवि द्वारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू का नाम बदलने की मांग के साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना नेता संजय रावत ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय रावत ने इसे द्वेष भावना से प्रेरित मांग बताया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के प्रभारी बनाए गए बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने सोमवार को जेएनयू का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखे जाने की मांग की थी। सीटी रवि ने ट्वीट किया था कि स्वामी विवेकानंद भारत की विचारधारा के लिए खड़े हुए थे। उनके दर्शन और मूल्य भारत की ताकत को दर्शाते हैं। यह सही समय है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय कर दिया जाना चाहिए। भारत के देशभक्त संत का जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी, रोज अंडा खाना पड़ सकता है भारी, हो सकती है बड़ी बीमारी। जी हां दोस्तों, शहद के चक्कर में यदि आप रोजाना अंडे खाने में विश्वास रखते हैं तो सावधान हो जाइए। एक शोध में यह बात सामने आई है कि प्रतिदिन एक अंडा खाने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा लगभग 60% तक बढ़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने 8,545 चीनी युवाओं पर किए शोध में पाया कि अंडे और शरीर में हाई ब्लड शुगर लेवल के बीच एक संबंध होता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक हर रोज एक अंडे का सेवन करने वालों में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 60% तक बढ़ जाता है। इसलिए ज्यादा मात्रा में उसके सेवन से बचा जाना चाहिए। दुनिया के कई देशों की तरह यूके में भी अंडे को हेल्दी फास्ट फूड के रूप में देखा जाता है। दोस्तों विज्ञापनों में रोज अंडा खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन इस शोध ने अंडे को लेकर होने वाले दावों को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अब दोस्तों इसके बाद में बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप बता सकते हैं कि कितना है आपको ज्ञान। तो दोस्तों आपको बताना है आज के सवाल के रूप में कि गेहूं की फसल कौन से समय बोई जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि गेहूं की फसल कब बोई जाती है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस मौसम का नाम लिख दीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।